गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जी कारक के बारे में किसने बताया था। ये थॉर्नडाइक ने तो नहीं बताया था, ये बताया था स्पीयरमैन ने। जी कारक, एस कारक, इसे कहते हैं जनरल फैक्टर, ये होता है स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, याद रखना। तो इन्होंने पता है एक जी कारक तो बताया था, एस कारक बताया था, एक और कारक बताया था, उसका नाम आप बताना। तीसरा कारक कौन सा था इनका। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। इन्हीं को, इसी को पता है क्या कहते हैं, राजतंत्रीय सिद्धांत कहते हैं। और एक कारक का सिद्धांत किसने दिया था, बिने ने दिया था। और बिने का सिद्धांत कहाँ का सिद्धांत है, फ्रांस का सिद्धांत है। ठीक है, याद रखना। इसे क्या कहते हैं, निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं। आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीसीई में फॉर्मेटिव असेसमेंट कितने परसेंट होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है 40%। और इसमें क्या होता है, फीडबैक दिया जाता है। याद रखना, इसमें कभी भी ना हम रैंकिंग वगैरह नहीं करते बच्चों को, ये भी याद रखना। एक होता है सबमिटिव असेसमेंट, वो कितने परसेंट होता है, 60% होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे रिलेटेड था। ये कब चालू हुआ था, 1987 में। वो जो 1986 की शिक्षा नीति आई थी ना, उसके अंतर्गत इसकी बात की गई थी, वो 87 से लागू हो गया था ये। तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करता है, आधारभूत सुविधाओं की। ठीक है, कि स्कूल में एक बेसिक फैसिलिटीज़ तो होनी चाहिए। आंसर होगा सी। अगर कहते डिजिटल ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम, ये केरल ने चालू किया है पिछले साल ही, याद रखना। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सी थर्स्टन के द्वारा दी गई, किसने, थर्स्टन ने कौन सी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी दी है, कितनी दी है, 7, याद रखना। ठीक है, तो इसमें से कौन सी नहीं दी है उसने। ठीक है, तो नंबर दी है, मेमोरी दी है, रीजनिंग दी है, इमोशंस के बारे में इसने बात नहीं करी है, भावनाओं के बारे में बात नहीं करी। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को महत्व दोगे। तो आप किस बात को महत्व दोगे कि अधिक से अधिक उन्हें अवसर मिले, किसके, भाषा प्रयोग के। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, याद रखना। अच्छा, जो आपके भाषा के जो है LSRW, ये तो आपको याद होगा, 4 कौशल होते हैं। हिंदी में याद रखना है तो सुबोपली याद रखो, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी प्रश्नोत्तर विधि भी है। प्रश्नोत्तर विधि को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं खंडान्वय विधि। ठीक है, व्याख्या विधि किसने दी थी, व्याख्यान विधि या अनुकरण विधि कह दे, तो ये दी थी प्लेटो ने। और प्लेटो ने क्या कहा था, जिसको ज्यामिति नहीं आती है वो मेरे स्कूल में पढ़ने ना आए। ठीक है, अर्थबोध विधि को और किस विधि के नाम से जाना जाता है, ये आप बताओगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी। और गीत विधि के प्राइमरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। नेक्स्ट, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें क्या करना चाहिए, कठोरता से तो नहीं ले सकते, जल्दी से दूर नहीं, त्रुटियों की ओर संकेत नहीं, सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा मानो उन्हें। देखो अगर कोई बच्चा सीखेगा ना तो गलती तो करेगा ही करेगा, ये तो बात सही है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है। देखो सस्वर होता है, मौन होता है, द्रुत होता है, अर्थ पठन कोई नहीं होता। ठीक है, ये कोई नहीं होता। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, याद रखना। और मौन पठन में कैसे, तेज तेज पढ़ा जाता है। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षा में होता है। उच्चारण सुधारने का कार्य ना प्राइमरी से ही करना चालू करो। पहले मुझे लगता था ये गलत है, मगर इसका आंसर ए ही होगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है बताओ। देखो केवल कक्षा तक सीमित होता है, ये गलत बात है ना। अब देखो एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये बात किसने कही थी, जॉन डीवी ने कही थी। अगर आपसे कहते कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, तो ये बात किसने कही थी, एडम्स ने कही थी, ये भी याद है। जॉन डीवी ने रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का कॉन्सेप्ट दिया, ये याद रख लेना। इन्होंने हाउ वी थिंक नाम से किताब लिखी, जिसमें 5 प्रकार का चिंतन बताया। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन की किताब है, और प्रयोजन प्रोग्रेसिव एजुकेशन के समर्थक हैं। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। इसमें से बताना था कौन सा सही नहीं है, तो केवल क्लासों तक पढ़ाई नहीं सीमित रहनी चाहिए। आंसर होगा डी। नेक्स्ट है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ये क्या कह रहा है, SRT। SR अगर कह देना तो याद करो शर्त याद कर लो। शर्त में आखिरी में क्या आ रहा है, टी, थॉर्नडाइक। तो आंसर क्या होगा, थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत और दिया था, CABD सिद्धांत। ठीक है, याद रखना। थॉर्नडाइक ने 1898 में मुख्य नियम दिए थे। कितने दिए थे मुख्य नियम, 3। कौन कौन से, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। अभ्यास को कहते हैं उपयोग अनुपयोग का नियम या श्रम का नियम। तत्परता को कहते हैं रुचि का नियम। प्रभाव को कहते हैं संतोष असंतोष का नियम। एनिमल इंटेलिजेंस नाम की किताब है इनकी। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है बताओ, किसका जनक कहा जाता है, इनको कहा जाता है, उतर गया दिमाग से। पावलोव ने 1904 में नोबेल प्राइज मिला था कुत्ते की पैरोटिड ग्लैंड पर प्रयोग करने के लिए, याद रखना। कोहलर किससे रिलेटेड है, गेस्टाल्टवाद से। गेस्टाल्टवाद कहाँ का है, ये जर्मनी से रिलेटेड, 1912 में बर्दिमर ने शुरू किया था। ठीक है, कोहलर की किताब है मेंटलिटी ऑफ एप्स, ये याद रख लेना।
आंसर बता दिया मैंने आपको, इसका बी होगा। नेक्स्ट, अब देखो इसमें ये कह रहा है कि अपव्यय और अवरोधन भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने इस पर विचार किया। तो देखो इस पर किसने किया था, हरटांग। हर किसी को अपव्यय और अवरोधन को रोकना चाहिए। हरटांग समिति कब आई थी, तो ये आई थी 1929 में। ठीक है, कब आई थी, 1929 में। और एक और याद रख लो, कौन सी समिति याद रखोगे आप, हरटांग याद रख लिए, और यशपाल वाली तो 1995 शिक्षा बिना बोझ के ये समिति। ठीक है, और बस इतना याद रखो, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, ब्रेल लिपि के जनक, ब्रेल लिपि के जनक है लुई ब्रेल, और ये कितने डॉट पे आधारित होती है, 6 डॉट्स पे आधारित होती है। ठीक है, लुईस ब्रेल कहाँ के थे ये आप बताओगे। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाते हैं या नहीं मनाते ये भी आप बताओगे। ठीक है, लुई ब्रेल कहाँ के थे बताना। नेक्स्ट, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है पावलोव के द्वारा। इसमें क्या होता है, उद्दीपक सामान्यीकरण होता है, और सीखना कैसे होता है, अस्थायी होता है, याद रखना। स्किनर के में क्या होता है, अनुक्रिया सामान्यीकरण होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, स्किनर की किताब का नाम है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, चेनिंग, शेपिंग, टोकन इकोनॉमी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, प्रोग्राम लर्निंग, ये सारे कॉन्सेप्ट स्किनर के। ठीक है, याद रखना। ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक, बिने ने 1905 में पहला बुद्धि का सिद्धांत दिया था, बुद्धि परीक्षण। ठीक है, एक कारक सिद्धांत दिया था, ऐसे याद रखो। उसमें 30 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे, 30, याद रखो। और इन्होंने 1908 में फिर मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था, फिर 59 क्वेश्चन कर दिए थे। आंसर है इसमें सी। नेक्स्ट, गैने के बारे में बताना है कि सही क्रम कौन सा है। तो गैने ने, देखो याद रखना, गैने की किताब का नाम कौन सा है, कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, याद रखना। इनके आखिरी के स्टेप पूछ रहा है, तो सबसे पहले आता है कॉन्सेप्चुअल रूल प्रॉब्लम। ठीक, सबसे पहला है कौन सा, सिग्नल लर्निंग, फिर एसआर लर्निंग, सीक्वेंस लर्निंग, वर्ड एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है इनके में। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, सी, कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये याद रखना, गैने की किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य चुनौती एवं मांग के अनुसार योग्यता का विकास करना। ठीक है, क्या है, चुनौती और मांग के अनुसार योग्यता का विकास करना। आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीके को इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है क्रिएटिविटी। इसे क्या कहते हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ठीक है, याद रखना। एक ब्लैक बॉक्स थ्योरी और है, वो किससे रिलेटेड है, वो है आपकी व्यवहारवाद से रिलेटेड। ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, क्रिएटिविटी, ए। क्रिएटिविटी के 4 स्टेप होते हैं, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें से कौन सा बुद्धि और वृद्धि के सिद्धांत हैं, वृद्धि तथा विकास के कौन से सिद्धांत हैं, ये कह रहा है। तो देखो विकास का प्रतिमान, विकास एक प्रतिमान का अनुकरण नहीं करता, ये गलत बात कह रहा है ना। सेफलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये बताए ना मैंने आपको, तो ये दोनों तो विकास करता है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, एकीकरण का सिद्धांत होता है, और सामान्य से विशिष्ट चलता है, ये मैंने बताया ना आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4, आंसर हो जाएगा ए। याद रखना, ये सामान्य से विशिष्ट चलता है, एक तो विकास, और क्या चलता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बताओ, और चलता है आपका निगमन विधि। क्या चलती है, निगमन विधि। निगमन लिख लेना, गलत लिख दिया है, छोटे की मात्रा नहीं आएगी। और क्या चलता है आपका गेस्टाल्टवाद भी ना, इसी को फॉलो करता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। गेस्टाल्टवाद में कौन सा बताओ, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहेगा, किस सिद्धांत को फॉलो करता है, तो सामान्य से विशिष्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें कौन सा विकासात्मक चरण का पहचान की अवस्था के रूप में जाना जाता है। तो देखो स्टेज ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये किसकी अवस्था है, एरिक्सन ने दिया ना, एरिक्सन का सिद्धांत है मनोसामाजिक सिद्धांत, याद होगा आपको, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी की किताब है। ठीक है, 8 स्टेज बताई इन्होंने, पूरे जन्म से लेकर बुढ़ापे तक की सब बता दी। तो किशोर अवस्था है सबसे पहली कौन सी आती है इनकी में, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, फिर आती है ऑटोनॉमी, सेम एंड आउट, इनिशिएट गिल्ट, इंडस्ट्री इन्फीरियोरिटी, और फिर आती है आइडेंटिटी रोल कन्फ्यूजन। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद, वैज्ञानिकों द्वारा कौन सा सिद्धांत दिए गए। तो देखो अभ्यास का सिद्धांत, इसे श्रम का सिद्धांत, उपयोग अनुपयोग का सिद्धांत, ये तो थॉर्नडाइक ने दिया है, तो आप डी काट दो, डी यहाँ दे रखा है, और बाकी ये तीनों दिए, तो आंसर हो जाएगा ABC। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें से कौन सा उत्कृष्ट पेशी कौशल का उदाहरण है, कौन सा पूछ रहा है, फाइन मोटर स्किल। 2 तरीके की स्किल होती है, फाइन और एक होती है ग्रॉस। फाइन से लिखते हैं लेखन वगैरह, छोटे छोटे काम जो करने होते हैं, दौड़ना, चढ़ना, छलांग लगाना, इसमें पूरी आपके हाथ पैर सबका यूज होगा। आंसर हो जाएगा डी। 2 तरीके की स्किल्स होती हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा। इसमें से कौन सी इदम निम्न में से किसके अनुसार अपनी आवश्यकता की अभिव्यक्ति करता है, तो इदम करता है सुख की। नैतिकतावादी होता है परा अहम। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है वास्तविक में आता है अहम। ठीक है, याद रखना। एक होता है अर्धचेतन,
अर्ध चेतन, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है, छोड़ो दिमाग से निकल गया। एक देखो आदर्श अहम याद रखना, क्या याद रखना, आदर्श अहम, इसकी बात कौन करता है, कार्ल रोजर्स, मानवतावादी है ना, ये डायरेक्टिव थेरेपी दी थी इसने, ठीक है। आदर्श अहम की बात कौन करता है, कार्ल रोजर्स, याद रखना ही। बाकी मैं सब बता दिया। आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का, ये रमसा आया था 2009 में। कब आया था, 2009, याद रखना। एक बार आप लोग भी कंफर्म करना 2009 में आया था या नहीं आया था। तो ये किससे रिलेटेड है, देखो यहाँ माध्यमिक दे रखा है ना, तो माध्यमिक आंसर लगा दो। हिंदी इंग्लिश दोनों देख लिया करो, बहुत बार आंसर मिल जाता है, आंसर सी। नेक्स्ट अब देखो रोडसा इंक ब्लॉक टेस्ट, ये हरमन रोडसा लेके आया था। कब आया था, 1921 में। इसमें कितने 10 कार्ड थे, 5 काले सफ़ेद, 2 काले लाल, 3 बहुरंगी। आंसर किसका था ये बताओ, पर्सनैलिटी का टेस्ट था ना, व्यक्तित्व का, याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो एक है रेवन मैग्सेसे टेस्ट, रेवन प्रोग्रेसिव मैग्सेसे टेस्ट, वो बुद्धि का है, वो भी याद रखना। नेक्स्ट शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, वंशानुक्रम, वातावरण, खेल, व्यायाम, सब हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट बिजली बुद्धि किसके समान है, बिजली के समान है, जिसे परिभाषित करना अपेक्षा मापना कठिन है। तो ये किसने कहा है, तो बुद्धि बिजली के समान है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी, लिख लेना। ये कहा है जेनसन ने, किसने कहा, जेनसन ने। देखो व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही आपका अधिगम है, ये कहा है गिलफोर्ड ने, ये भी याद है। कैटल ने 16 पीएफ सिद्धांत दिए, ठीक है। सोर्स स्टेट और सरफेस स्टेट दो ट्रेड दिए। और ये कैसा है बताओ, कैटल ने तरल और ठोस बुद्धि दी है, ये भी याद रखना, आंसर सी है इसका। नेक्स्ट बुद्धि को औपचारिक रूप से परिभाषित करने वाला कौन व्यक्ति थे, औपचारिक रूप से बोरिंग ने परिभाषित की थी। सबसे पहले बुद्धि शब्द किसने दिया था, बुद्धि शब्द सबसे पहले दिया था गाल्टन ने, ठीक है, याद रखना। और परिभाषा किसने दी थी, बोरिंग ने। बोरिंग की परिभाषा थी क्या थी, जो कुछ हम मापते हैं ना वही क्या है, छोड़ो अभी वो दिमाग से उतर रही, आंसर इसका है सी। और बुद्धि का शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया, तो गाल्टन ने, ये याद रखना। नेक्स्ट वह मानसिक क्षमता जिसके आधार पर एक व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, उसे क्या कहते हैं, मूर्त बुद्धि कहते हैं। मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। और ये मूर्त अमूर्त सामाजिक ये किसने दी, थॉर्नडाइक ने दी थी, ये भी याद रख लेना। तो सामाजिक बुद्धि को सांवेगिक बुद्धि भी कहते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया, किसने विकसित किया, मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी, तो ये दी थी टर्मन ने। देखो मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी, अगर आए तो स्टर्नर लगाना। अब इसको किसने विकसित किया, टर्मन ने किया था 1916 में। इन IQ का फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था, MA/CA × 100 दिया था ना, याद आ गया। हॉवर्ड गार्डनर की किताब का नाम फ्रेम्स ऑफ माइंड, 7 प्रकार की पहले इंटेलिजेंस बताई, फिर 8वीं बताई। 8वीं कौन सी थी, नेचुरल इंटेलिजेंस, 1998 में, याद रखना इतना, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अब देखो ये मैथ के क्वेश्चन आ गए। A+1/A 3 दे रखा है, और कभी भी AQ पूछ ले आपसे, तो पहले तो इस इधर जो संख्या दे रखा है उसकी Q करना, 27 आ गया। अब इस संख्या में 3 का गुणा कर देना, 3 × 3 = 9, और फिर घटा देना, तो आंसर कितना आ गया, 18, ठीक है। अब दोबारा बता दे रहा हूँ, ये A+1/A कुछ दे रखा हो, AQ+1/AQ निकालना हो, तो इसका Q करना, फिर इस संख्या को 3 में गुणा करके घटा देना, तो आंसर आ गया 18। हर बार ऐसे ही होगा। अगर A+1/A 4 दे रखा होता तो आप लोग बताओगे AQ+1/AQ कितना आएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। नेक्स्ट अब देखो XYZ की वैल्यू बराबर कह रहा है, अब यहाँ पे रखनी है, तो 1 मान लो इस सब की वैल्यू, तो 1 2 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 1 2 3, 3 से भाग लगाओ, तो आंसर कितना आ गया 3। आप इसकी जगह कुछ भी रख के देखें, जैसे 2 2 2 रख दे, हम यहाँ क्या हो जाएगा, 2 4 6, 6 6 36, ठीक है, 4 8 12, 2 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4 हो जाता, तो कितना हो जाता 12 12 30 36, फिर भी वही है, कुछ भी रख लो वही आएगा आंसर बी। नेक्स्ट अब इसमें देखो एलसीएम बताना है। एलसीएम में याद रखना बड़ी पावर लेते हैं, क्या लेते हैं, बड़ी। HCF में याद रखना छोटी पावर लेते हैं, क्या लेते हैं, छोटी पावर। अब बड़ी पावर इसमें x+5 और x+5 का होल स्क्वायर में क्या है, होल स्क्वायर, +2 और +2 में क्या है, क्यू, तो एक तो स्क्वायर वाली पावर आएगी और एक क्यू वाली है, आंसर आ जाएगा बी, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट अब इसमें कह रहा है कि इकाई का अंक बताओ, तो इकाई का अंक अगर इस तरीके की संख्या हम पूछ रहे हैं ना, देखो 8 की पावर 8 है, अगली पावर क्या है, 10 की पावर 8, तो 10 क्या होता है, 5 दूनी 10, कभी भी 5 और 2 आ जाए ना तो हमेशा इकाई का अंक इस केस में 0 ही आता है। नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो देखो केवल पॉइंट लगाए, बात वही है, 2 अंकों के बाद और 3, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, तो 4 के पहले पॉइंट लगा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.43788, आंसर हो जाएगा सी, याद रखना। नेक्स्ट है आपका
अब देखो इसमें ये दे रखा है 2 के बराबर, ये दे रखा है 1 के बराबर, तो इसको जेड की वैल्यू 1 मान लूँ, पी की वैल्यू 1 मान लूँ, 2 आ जाएगी। अब इन दोनों को एक कैसे बना सकता हूँ, क्यू की वैल्यू मान लूँ मैं 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1। अब देखो ये क्यू की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 1 गुणा 1 क्या हो जाएगा, ये 1 गुणा 1 1 ही रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्यू है तो ये हट जाएगा, और यहाँ पे एक्स गुणा एक्स कितना हो जाएगा 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका डी। इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो पसंद आई तो दिल से लाइक करो, थोड़ा सा दोस्तों को बताओ। 50 व्यूज़ तो हम लेके आ ही सकते हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया क्लास को चलते हुए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें, आपका तहे दिल से